अक 30 हिंदी। अध्याय 291। मूल अध्याय 178 स्तर 4 जीवन और मृत्यु सम्राट सील। चेन मोयुन मदद मांगता है। बाद में संशोधित। मुट्ठी की मुहर गिर गई और रक्त शव अस्थि आत्मा का शरीर पहले ही इस स्टारफील्ड युद्ध क्षेत्र में नष्ट हो चुका था। और स्टारफील्ड युद्ध क्षेत्र के एक कोने में रक्त शव अस्थि आत्मा के विनाश के साथ 100वें स्तर तक का मार्ग धीरे धीरे उभर आया। नीचे से सिर्फ 10वां स्तर, ये रक्त शव अस्थि आत्मा अंतिम चरण के छठे लोक में अपेक्षाकृत कमजोर है, फिर भी इसने मेरे 3 साल खा लिए। अगर जीवन और मृत्यु के वास्तविक उद्देश्य की मेरी समझ न होती तो शायद मैं इसे मार न पाता। अंत की ओर यह और अधिक कठिन होता जा रहा है। लू शेंग ने भावुक होकर आह भरते हुए धीरे से कहा। पहले उसने सोचा था कि इस बार वह शीर्ष पर पहुंच जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ अतिशयोक्ति कर दी थी। आखिरकार लू शेंग ने पहले कभी किसी अंतिम चरण के छठे क्षेत्र के विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी थी। रक्त शव अस्थि आत्मा से उसका पहला सामना था। ये भी ऐसी स्थिति थी जब प्रतिद्वंद्वी के पास कोई साधन नहीं था। हालांकि जीवन और मृत्यु के सच्चे इरादे को समझने के बाद मेरी युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस 100वें स्तर तक मुझे इसे पार करने में सक्षम होना चाहिए। लू शेंग ने एक क्षण तक सोचा और फिर 100वें स्तर के मार्ग की ओर चल पड़ा। 100वें स्तर का संरक्षक 99वें स्तर के रक्त शव अस्थि आत्मा से स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली होता है, लेकिन जब तक उसे 99वें स्तर के समान विशेष जीवन मृत्यु युद्ध नियमों का सामना नहीं करना पड़ता, तब तक यह अधिक खतरनाक नहीं होना चाहिए। अलावा, अगर सोने से पहले एक चम्मच पिए तो हफ्ते में 7 किलो वजन घटेगा। स्लिम फिट। उसकी जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर को चौथे स्तर तक उन्नत किया जाने वाला था, और लू शेंग इसे खोना नहीं चाहता था। मलोंग टॉवर। लू शेंग के लिए बहुत सारे लाभ हैं। अगले 3 साल पलक झपकते ही बीत गए। 100वें स्तर का संरक्षक 99वें स्तर की रक्त शव अस्थि आत्मा से कहीं अधिक शक्तिशाली था। हालांकि उनकी साधना तुलनीय थी, लेकिन युद्ध शक्ति अतुलनीय थी। यद्यपि लू शेंग ने जीवन और मृत्यु के वास्तविक इरादे को समझ लिया था, लेकिन अपने जीवन और मृत्यु सम्राट सील को मुश्किल से चौथे स्तर तक उन्नत करने के बाद ही वह इसे हराने में कामयाब हो पाया। उफ। ब्रह्मांडीय तारामंडल में खड़े होकर लू शेंग की सांस थोड़ी फूल रही थी। उसने सिस्टम पैनल पर नजर डाली। नाम लू शेंग। पेशा मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र अमर क्षेत्र 100/100। 5 तत्वों की खंडहर में वापसी तकनीक 78100 LV3। जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर 1100 LV4। यह क्षेत्र पूरी तरह से परिपूर्ण है। जब भी मैं चाहूं छठे क्षेत्र में कदम रख सकता हूं। आखिरकार मैंने पहले ही 2 तारकीय तकनीकें बना ली हैं। हालांकि तब तक इंतजार करना सबसे अच्छा है जब तक कि दोनों तारकीय तकनीकें पूरी तरह से सिद्ध न हो जाएं और एक में विलीन न हो जाएं, फिर छठे क्षेत्र में कदम रखें। यह सबसे विश्वसनीय तरीका है। अगले स्तर के लिए लू शेंग ने 101वीं मंजिल की ओर जाने वाले मार्ग को देखा और अंततः अपना सिर हिलाया। अभी के लिए 100वां स्तर ही मेरी सीमा है। अगर मैं 100 और 1वें स्तर पर भी प्रवेश कर जाऊं, तो भी मैं इसके संरक्षक के सामने टिक नहीं पाऊंगा। इसके अलावा इस मलोंग टॉवर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए मुझे छठे क्षेत्र में कदम रखना होगा, तभी मैं ये कार्य पूरा कर सकता हूं। फिलहाल मुझे अभी भी कुछ दूरी तय करनी है। लू शेंग ने अपने दिल में चुपचाप कहा, एक पल के लिए सोचा और फिर तुरंत मलोंग टॉवर छोड़ दिया। इस समय मलोंग टॉवर के बाहर स्टार रिवर गुट के काफी छात्र जमा हो गए थे। वे मलोंग टॉवर की अब धुंधली होती 100वीं मंजिल की रोशनी को जटिल भावों से देख रहे थे। लू शेंग ने 100वां स्तर पार कर लिया है। स्टार रिवर गुटों के 5वें क्षेत्र के शिखर पर एक छात्र ने आह भरी। छात्रों ने प्रशंसा के भाव प्रदर्शित किए। मैंने सोचा था कि लू शेंग का 98वें स्तर को पार करना और 99वें स्तर में प्रवेश करना पहले से ही अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था, लेकिन किसने सोचा होगा कि वह लगातार 99वें और यहां तक कि 100वें स्तर को भी पार कर सकता है। ये सिर्फ रिकॉर्ड तोड़ने से कहीं अधिक है। इसने हमें एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक रिकॉर्ड दिया है। स्टार रिवर गुट के छात्र व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराए। ऐसी युद्ध शक्ति हमारे स्टार रिवर गुटों के इतिहास में सभी 5वें क्षेत्र के पारलौकिक लोगों के बीच, वह अतीत और वर्तमान दोनों में अद्वितीय है। ये लू शेंग एक असली राक्षस है। चर्चा की आवाजें एक के बाद एक बढ़ती गईं, और लू शेंग का आंकड़ा धीरे धीरे मलोंग टॉवर के बाहर उभरा। जिस क्षण वह मलोंग टॉवर से बाहर निकला, लू शेंग ने तुरंत अपने चारों ओर जटिल निगाहों को महसूस किया, लेकिन वह इन सब के बावजूद असाधारण रूप से शांत रहा।
बस बस बस। अंतरिक्ष क्षण भर के लिए घूम गया और झांग चू की आकृति सीधे मलोन टॉवर के बाहर प्रकट हुई। लू शिंग। झांग चू ने लू शिंग को देखकर मुस्कुराया, उसकी आंखें भावनाओं से भरी हुई थीं। प्रशिक्षक झांग। लू शिंग ने झांग चू को थोड़ा सा झुकाया। झांग चू मुस्कुराया और लू शिंग के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, आपने हमारे स्टार रिवर गुटों का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बहुत बढ़िया काम। झांग चू की बातें सुनकर स्टार रिवर गुट के आसपास के छात्रों की अभिव्यक्ति और भी जटिल हो गई। लू शिंग ने विनम्रतापूर्वक लेकिन आत्मविश्वास से मुस्कुराया। झांग चू ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सम्राट बाई द्वारा दी गई श्वेत सम्राट मुहर निकाली और लू शिंग को थमा दी। ये श्वेत सम्राट मुहर है जो तुम्हें स्वयं सम्राट बाई ने दी है। इन शब्दों के साथ जब श्वेत सम्राट सील सभी की आंखों के सामने प्रकट हुई तो स्टार रिवर गुट के सभी छात्र पूरी तरह से उत्साहित हो गए। श्वेत सम्राट मुहर। सम्राट बाई ने लू शिंग को श्वेत सम्राट मुहर दी थी। वाह, सम्राट बाई को लू शिंग से बहुत उम्मीदें होंगी। लेकिन ये समझ में आता है। तलवार पूछताछ पत्थर से सम्राट बाई के प्रेत को बुलाना और मलोन टॉवर में हमारे गुट के रिकॉर्ड को तोड़ना। अगर मैं सम्राट बाई होता तो मैं लू शिंग को भी ऐसा खजाना देता। स्टार रिवर गुट के छात्रों ने लू शिंग को ईर्ष्या भरी निगाहों से देखा। जिस क्षण सम्राट बाई ने लू शिंग को श्वेत सम्राट मुहर सौंपी, उन्हें एहसास हो गया कि लू शिंग का स्टार रिवर फोरम सेंटर में स्टार रिवर प्रतिभा के रूप में अपना स्थान सुरक्षित करना पहले से ही निश्चित था। रैंकिंग निर्धारित करने से अधिक कुछ नहीं है। जब लू शिंग ने झांग चू को श्वेत सम्राट मुहर का परिचय देते सुना तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सम्राट बाई उसमें रुचि लेंगे। आखिरकार एक गैलेक्टिक जीवन रूप होने के नाते अपने जैसे 5वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट का जिक्र करना उचित नहीं था। यहां तक कि 7वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट भी सम्राट बाई की नजर में नहीं आ सकता था। धन्यवाद गुरु। धन्यवाद भगवान बाई। लू शिंग ने जल्दी से दोनों हाथ बढ़ाकर झांग चू द्वारा सौंपी गई श्वेत सम्राट मुहर को ग्रहण किया। झांग चू मुस्कुराया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम छठे स्तर तक पहुंचोगे और मलोन टॉवर को फिर से चुनौती दोगे। आखिरकार झांग चू ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान प्रकट की। मलोन टॉवर के शीर्ष पर पहुंचने वाले प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति को सम्राट बाई से एक उपहार मिलता है। यह सुनकर लू शिंग की आंखें चमक उठी। फिर झांग चू ने स्टार रिवर गुटों के एक छात्र को लू शिंग के रहने के लिए जगह देने की व्यवस्था की। बात करें तो स्टार रिवर फैक्शंस में आने के बाद से लू शिंग के पास रहने और आराम करने के लिए कोई स्थिर जगह नहीं थी। उसका सारा समय तलवार पूछताछ पत्थर और मलोन टॉवर में ही बीतता था। सौभाग्य से लू शिंग को अपनी हालिया अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी, इसलिए वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका और अपने नए निवास पर चला गया ताकि वह एकांत में रह सके और अपने अनुभवों को आत्मसात कर सके। जैसे ही लू शिंग के मलोन टॉवर की 100वीं मंजिल पार करने की खबर स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम में फैली, पूरा फोरम केंद्र एक बार फिर उत्साह से भर गया। हालांकि इस बार लू शिंग को किसी ने नीची नजर से नहीं देखा। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के सभी छात्र इस बात पर चर्चा करने लगे कि स्टार रिवर प्रोडिजी रैंकिंग में लू शिंग को कौन सा स्थान मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि उसे कम से कम शीर्ष 20 में होना चाहिए। आखिरकार लू शिंग ने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये कहना मुश्किल है। प्रोडिजी रैंकिंग में अन्य लोगों की तुलना में लू शिंग अभी भी बहुत अपरिपक्व लगता है और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। कौन जानता है कि वह भविष्य में कितना आगे जाएगा। ये सही है। रैंकिंग में शामिल सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के शीर्ष खिलाड़ी हैं। हालांकि लू शिंग की प्रतिभा उत्कृष्ट है, लेकिन वह अभी परिपक्व नहीं हुआ है। बकवास। इसे प्रोडिजी रैंकिंग इसीलिए कहा जाता है। इसका मूल्यांकन प्रतिभा से क्यों नहीं किया जा सकता? मुझे लगता है कि लू शिंग को नंबर 1 होना चाहिए। इस तरह की पोस्ट स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम सेंटर पर लगातार आती रही। फोरम सेंटर के एक अनुभवी के रूप में गुमो स्वाभाविक रूप से इन चर्चाओं को नहीं छोड़ते थे। स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में गुमो ने फोरम केंद्र में पोस्टों को देखा और मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरे जीवन गुटों के एक विलक्षण व्यक्ति हैं। ये व्यर्थ नहीं था कि मैंने आपको प्रचारित करने के लिए इतना प्रयास किया। लेकिन अगर हम गति पैदा करना चाहते हैं तो हमें ये पूरी तरह से करना होगा। इसके साथ ही गुमो को अपने सैकड़ों फोरम अकाउंट्स में से वह अकाउंट तुरंत मिल गया जिसका इस्तेमाल उसने स्टार रिवर प्रोडिजी रैंकिंग पोस्ट करने के लिए किया था। उसने लॉग इन किया और लू शिंग की रैंकिंग को सीधे 9वें स्थान पर पहुंचा दिया।
हालांकि गुमो को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उन्होंने लू शेंग को सीधे शीर्ष 10 में रखकर बहुत सारी बहस की उम्मीद की थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अधिकांश लोगों ने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया। हिस गुमो ने गहरी सांस ली। क्या मैं बहुत रूढ़िवादी हो रहा हूं? अपना सिर हिलाते हुए गुमो ने कहा, छोड़ो भी, टॉप 10 ही काफी है। अगर मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा तो शायद कुछ राक्षस भी इसमें शामिल हो जाएं। फिर उसने अपनी नजर फोरम केंद्र से हटाकर लियू याओ की प्रयोगशाला की ओर कर ली। हम इस लड़की के उतार चढ़ाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह हृदय क्लेश से आगे निकल गई है और अब जीवन क्लेश स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि जीवन की कठिनाइयों से उसे कोई खास खतरा नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ा खतरा बाहरी कठिनाइयां हैं। गुमो की आंखों में तेज चमक आ गई। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी ब्लड वॉर फैक्शंस, एक गहरे लाल ग्रह पर। ब्रह्मांड के बीच एक पतली सी आकृति पालथी मारे बैठी थी। पूरे ग्रह पर एक जानलेवा आभा छाई हुई थी। अचानक एक रहस्यमय स्थानिक उतार चढ़ाव फैल गया, जिसके बाद पतली आकृति के सामने एक प्रेत आकृति प्रकट हुई। फैंग चांगचुन। प्रेत आकृति से एक कर्कश आवाज निकली, जिससे दुबले पतले व्यक्ति को अपनी आंखें खोलने से पहले थोड़ा सा कांपना पड़ा। निश्चित रूप से वह पतला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रक्त युद्ध गुटों का वर्तमान संरक्षक फैंग चांगचुन था। फैंग चांगचुन ने अपने सामने प्रेत आकृति को देखा। उसकी आंखों में असहायता की झलक दिखाई दे रही थी। नमस्कार मैसेंजर, मेरे लिए आपके पास क्या निर्देश है? यद्यपि फैंग चांगचुन ने ऐसा कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। प्रेत आकृति ने फैंग चांगचुन को घूरते हुए धीरे से कहा, आपको लू शेंग के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, है ना? फैंग चांगचुन की आंखों में एक चमक उठी। वह निश्चित रूप से लू शेंग को जानता था। आखिरकार लू शेंग का नाम उस समय स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में छा गया था। यहां तक कि फैंग चांगचुन भी लू शेंग की प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसे सौंप दो, जैसे पहले दूसरों को सौंप दिया गया था। आओ हम उसे खा जाएं। प्रेत आकृति ने ठंडे स्वर में, अधिकारपूर्ण स्वर में बात की। फैंग चांगचुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लू शेंग को सौंपना कोई आसान काम नहीं था, खासकर तब जब उसके और लू शेंग के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था। इसके अलावा लू शेंग ने श्वेत सम्राट की मुहर हासिल कर ली थी, इसलिए वह भी लू शेंग को आदेश नहीं दे सकता था। अधिक महत्वपूर्ण बात, लू शेंग को गुमो का समर्थन प्राप्त था, जो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। कार्य की जटिलता के बावजूद फैंग चांगचुन को पता था कि उसके पास अनुपालन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तथा वह असहायता की गहरी भावना महसूस कर रहा था। एक रक्तशव सील ने मुझे इसमें बदल दिया है। रैंकिंग निर्धारित करने से अधिक कुछ नहीं है। जब लू शेंग ने झांगचू को श्वेत सम्राट मुहर का परिचय देते सुना, तो वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सम्राट बाय उसमें रुचि लेंगे। आखिरकार एक गैलेक्टिक जीवन रूप होने के नाते अपने जैसे 5वीं श्रेणी के मार्शल आर्टिस्ट का जिक्र करना उचित नहीं था। यहां तक कि 7वीं श्रेणी का मार्शल आर्टिस्ट भी सम्राट बाय की नजर में नहीं आ सकता था। धन्यवाद गुरु, धन्यवाद भगवान बाय। लू शेंग ने जल्दी से दोनों हाथ बढ़ाकर झांगचू द्वारा सौंपी गई श्वेत सम्राट मुहर को ग्रहण किया। झांगचू मुस्कुराया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब तुम 6ठे स्तर तक पहुंचोगे और मलोन टॉवर को फिर से चुनौती दोगे। आखिरकार झांगचू ने एक अर्थपूर्ण मुस्कान प्रकट की। मलोन टॉवर के शीर्ष पर पहुंचने वाले प्रत्येक प्रतिभाशाली व्यक्ति को सम्राट बाय से एक उपहार मिलता है। यह सुनकर लू शेंग की आंखें चमक उठी। फिर झांगचू ने स्टार रिवर गुटों के एक छात्र को लू शेंग के रहने के लिए जगह देने की व्यवस्था की। बात करें तो स्टार रिवर फैक्शंस में आने के बाद से लू शेंग के पास रहने और आराम करने के लिए कोई स्थिर जगह नहीं थी। उसका सारा समय तलवार पूछताछ पत्थर और मलोन टॉवर में ही बीतता था। सौभाग्य से लू शेंग को अपनी हालिया अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी, इसलिए वह वहां ज्यादा देर नहीं रुका और अपने नए निवास पर चला गया, ताकि वह एकांत में रह सके और अपने अनुभवों को आत्मसात कर सके। जैसे ही लू शेंग के मलोन टॉवर की 100वीं मंजिल पार करने की खबर स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम में फैली, पूरा फोरम केंद्र एक बार फिर उत्साह से भर गया। हालांकि इस बार लू शेंग को किसी ने नीची नजर से नहीं देखा। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के सभी छात्र इस बात पर चर्चा करने लगे कि स्टार रिवर प्रोडिजी रैंकिंग में लू शेंग को कौन सा स्थान मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि उसे कम से कम शीर्ष 20 में होना चाहिए। आखिरकार लू शेंग ने इतने सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये कहना मुश्किल है।
प्रोडिजी रैंकिंग में अन्य लोगों की तुलना में लू शेंग अभी भी बहुत अपरिपक्व लगता है और अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। कौन जानता है कि वह भविष्य में कितना आगे जाएगा। ये सही है। रैंकिंग में शामिल सभी प्रतिभाशाली खिलाड़ी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के शीर्ष खिलाड़ी हैं। हालांकि लू शेंग की प्रतिभा उत्कृष्ट है, लेकिन वह अभी परिपक्व नहीं हुआ है। बकवास। इसे प्रोडिजी रैंकिंग इसीलिए कहा जाता है। इसका मूल्यांकन प्रतिभा से क्यों नहीं किया जा सकता? मुझे लगता है कि लू शेंग को नंबर 1 होना चाहिए। इस तरह की पोस्ट स्टार रिवर यूनिवर्सिटी फोरम सेंटर पर लगातार आती रही। फोरम सेंटर के एक अनुभवी के रूप में गुमो स्वाभाविक रूप से इन चर्चाओं को नहीं छोड़ते थे। स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में गुमो ने फोरम केंद्र में पोस्टों को देखा और मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरे जीवन गुटों के एक विलक्षण व्यक्ति हैं। ये व्यर्थ नहीं था कि मैंने आपको प्रचारित करने के लिए इतना प्रयास किया। लेकिन अगर हम गति पैदा करना चाहते हैं तो हमें ये पूरी तरह से करना होगा। इसके साथ ही गुमो को अपने सैकड़ों फोरम अकाउंट्स में से वह अकाउंट तुरंत मिल गया जिसका इस्तेमाल उसने स्टार रिवर प्रोडिजी रैंकिंग पोस्ट करने के लिए किया था। उसने लॉग इन किया और लू शेंग की रैंकिंग को सीधे 9वें स्थान पर पहुंचा दिया। हालांकि गुमो को आश्चर्य इस बात पर हुआ कि उन्होंने लू शेंग को सीधे शीर्ष 10 में रखकर बहुत सारी बहस की उम्मीद की थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से अधिकांश लोगों ने वास्तव में इसे स्वीकार कर लिया। गुमो ने गहरी सांस ली। क्या मैं बहुत रूढ़िवादी हो रहा हूं? अपना सिर हिलाते हुए गुमो ने कहा, छोड़ो भी, टॉप 10 ही काफी है। अगर मैं इसे और आगे बढ़ाऊंगा तो शायद कुछ राक्षस भी इसमें शामिल हो जाएं। फिर उसने अपनी नजर फोरम केंद्र से हटाकर लियू याओ की प्रयोगशाला की ओर कर ली। हम इस लड़की के उतार चढ़ाव को देखते हुए ऐसा लगता है कि वह हृदय क्लेश से आगे निकल गई है और अब जीवन क्लेश स्तर पर पहुंच गई है। हालांकि जीवन की कठिनाइयों से उसे कोई खास खतरा नहीं होना चाहिए। अब सबसे बड़ा खतरा बाहरी कठिनाइयां हैं। गुमो की आंखों में तेज चमक आ गई। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी ब्लड वॉर फैक्शंस एक गहरे लाल ग्रह पर। ब्रह्मांड के बीच एक पतली सी आकृति पालथी मारे बैठी थी। पूरे ग्रह पर एक जानलेवा आभा छाई हुई थी। अचानक एक रहस्यमय स्थानिक उतार चढ़ाव फैल गया, जिसके बाद पतली आकृति के सामने एक प्रेत आकृति प्रकट हुई। फैंग चांगचुन। प्रेत आकृति से एक कर्कश आवाज निकली, जिससे दुबले पतले व्यक्ति को अपनी आंखें खोलने से पहले थोड़ा सा कांपना पड़ा। निश्चित रूप से वह पतला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रक्त युद्ध गुटों का वर्तमान संरक्षक फैंग चांगचुन था। फैंग चांगचुन ने अपने सामने प्रेत आकृति को देखा। उसकी आंखों में असहायता की झलक दिखाई दे रही थी। नमस्कार मैसेंजर, मेरे लिए आपके पास क्या निर्देश है? यद्यपि फैंग चांगचुन ने ऐसा कहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखा। प्रेत आकृति ने फैंग चांगचुन को घूरते हुए धीरे से कहा, आपको लू शेंग के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए, है ना? फैंग चांगचुन की आंखों में एक चमक चमक उठी। वह निश्चित रूप से लू शेंग को जानता था। आखिरकार लू शेंग का नाम उस समय स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में छा गया था। यहां तक कि फैंग चांगचुन भी लू शेंग की प्रतिभा पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसे सौंप दो, जैसे पहले दूसरों को सौंप दिया गया था। आओ हम उसे खा जाएं। प्रेत आकृति ने ठंडे स्वर में, अधिकारपूर्ण स्वर में बात की। फैंग चांगचुन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। लू शेंग को सौंपना कोई आसान काम नहीं था, खासकर तब जब उसके और लू शेंग के बीच कोई सीधा संबंध नहीं था। इसके अलावा लू शेंग ने श्वेत सम्राट की मुहर हासिल कर ली थी, इसलिए वह भी लू शेंग को आदेश नहीं दे सकता था। अधिक महत्वपूर्ण बात, लू शेंग को गुमो का समर्थन प्राप्त था, जो ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। कार्य की जटिलता के बावजूद फैंग चांगचुन को पता था कि उसके पास अनुपालन के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तथा वह असहायता की गहरी भावना महसूस कर रहा था। एक रक्तशव सील ने मुझे इसमें बदल दिया है। फैंग चांगचुन ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका दिल संघर्ष से भर गया। शुरुआती वर्षों में जब फैंग चांगचुन ने टियर 6 में प्रवेश किया था, तो वह एक मिशन पूरा करते समय गलती से ब्लडबोर्न रेस द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया था। ये भी उसी समय की बात है जब ब्लडबोर्न रेस के एक शक्तिशाली सदस्य ने उसे जबरन ब्लड कॉप्स सील से दाग दिया, जिससे उसके पास उनके आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। तब से वह ब्लडबोर्न रेस से बंधा हुआ था। हालांकि इसके बावजूद उसने उनसे बहुत सारे संसाधन प्राप्त किए, जिससे वह टियर 7 तक आगे बढ़ सका। यहां तक कि वह स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में टियर 7 मेंटर भी बन गए, तथा ब्लड वॉर फैक्शंस की देखरेख करने लगे।
यही कारण था कि रक्त युद्ध गुट वह माध्यम बन गए जिसके माध्यम से फैंग चांगचुन ने रक्त अस्थि जाति को भारी मात्रा में रक्त भोजन पहुंचाया। रक्त युद्ध गुटों में टियर 6 के छात्र न होने का कारण ये था कि उन प्रतिभाशाली छात्रों को फैंग चांगचुन ने गुप्त रूप से रक्त अस्थि जाति को सौंप दिया था। बेशक फैंग चांगचुन ने रक्त शव मुहर से छुटकारा पाने के बारे में सोचा था, लेकिन जिसने उस पर मुहर छोड़ी थी वह रक्त अस्थि जाति से 8वीं श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन था, मृत्यु चंद्रमा पुजारी। हालांकि फैंग चांगचुन अब टियर 7 पर पहुंच गया था, फिर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। चूंकि रक्त युद्ध गुटों के अधिक से अधिक छात्रों को उसने रक्त अस्थि जाति के लिए रक्त भोजन के रूप में भेजा था, इसलिए उसके पास पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। यह मामला संभालना मुश्किल है। फैंग चांगचुन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने सामने मौजूद प्रेत आकृति से कहा, मैंने पहले जो कुछ किया है उसे ज्यादा देर तक छिपाया नहीं जा सकता। मुझे तो ये भी लग रहा है कि स्टार रिवर फैक्शंस में किसी ने मेरी हरकतों पर पहले ही ध्यान दे दिया है। अगर मैंने लू शेंग को सौंप दिया तो बेशक मेरी पोल खुल जाएगी। हालांकि प्रेत आकृति बिल्कुल भी नहीं डगमगाए और कर्कश और ठंडी आवाज में कहा, यह आपकी समस्या है, मेरी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लू शेंग को हमारे सामने लाएं। मुझे परिणाम चाहिए। जहां तक प्रक्रिया का सवाल है, मुझे परवाह नहीं है। ठंडी आंखें फैंग चांगचुन पर घूम गईं, जिससे वह अनायास ही कांप उठा। लगता है इतने सालों बाद तुम ब्लड कॉप सील का स्वाद भूल गए हो। फैंग चांगचुन का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसकी आंखों में डर की झलक दिखाई दी। उसने दांत पीसते हुए जल्दी से कहा, कृपया मेरी जान बख्श दो, मुझे कुछ समय दो, मैं लू शेंग को तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। हम्फ। प्रेत आकृति ने ठंडी सांस ली और अंततः गहरे लाल ग्रह में गायब हो गई। प्रेत आकृति के गायब हो जाने के बाद फैंग चांगचुन का चेहरा बेहद उदास हो गया। एक लंबी चुप्पी के बाद फैंग चांगचुन ने अंततः अपनी कलाई पर बंधी घड़ी खोली और चेन मोयुन के बारे में जानकारी प्रकट की। तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम गुप्त रूप से मेरी जांच कर रहे हो? डेटा में चेन मोयुन की तस्वीर को देखते हुए फैंग चांगचुन की आवाज भयावह रूप से भयावह हो गई। अगर स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के उन बुजुर्गों का डर न होता कि कहीं वे मुझे देख न लें, तो तुम कब के ब्लड बोन रेस के लिए खून का भोजन बन गए होते। लेकिन यह शायद बेहतर हो। तुम्हें न मारने से मुझे लू शेंग से छुटकारा पाने का मौका मिल गया है। फैंग चांगचुन ने ठंडी हंसी हंसते हुए अपने गुरु की पहचान का उपयोग करते हुए चेन मोयुन को एक अनिवार्य टियर 4 मिशन भेजा। इसके बाद उन्होंने रक्त अस्थि जाति के शक्तिशाली सदस्यों से संपर्क करने के लिए रक्त शव मुहर का उपयोग किया और धीरे धीरे ध्यान में बैठने से पहले उन्हें पूरी योजना की जानकारी दी। स्टार रिवर जीनियस सूची में 9वें नंबर पर। कितने दुख की बात है, आप अंततः ब्लड बोन रेस का भोजन बन जाएंगे। फैंग चांगचुन ने धीरे से अपना सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत उदासीन थी और अंत में उसने अपनी आंखें बंद कर ली। एक महीने बाद लू शेंग अभी भी पिछले वर्ष की अपनी अंतर्दृष्टि को पचा रहा था तथा जीवन और मृत्यु के वास्तविक उद्देश्य को मजबूत कर रहा था। लेकिन अचानक उसे अपनी घड़ी से एक कान फाड़ देने वाली आवाज सुनाई दी। लू शेंग ने थोड़ा भौहें चढ़ाई, अपनी आंखें खोली, घड़ी की ओर देखा और अपनी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सका। चेन मोयुन ने मुझे संकट संदेश भेजा। लू शेंग की आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। क्या ऐसा हो सकता है कि फैंग चांगचुन को उसकी गतिविधियों के बारे में पता चल गया हो? लू शेंग सोच में पड़ गया। उसे स्वाभाविक रूप से पता था कि चेन मोयुन फैंग चांगचुन की जांच कर रहा है। उसने उसे सलाह दी थी। आखिरकार फैंग चांगचुन एक टियर 7 ताकतवर आदमी था। लेकिन चेन मोयुन के पास जांच करने के अपने कारण थे। अब ज्यादा समय नहीं बीता था और चेन मोयुन ने उसे संकट का संकेत भेजा। क्या संकट संकेत चेन मोयुन ने स्वयं भेजा था या फैंग चांगचुन ने? लू शेंग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी और फिर निर्णायक रूप से गुमो को मामले के बारे में बताया। जल्द ही गुमो की आकृति घड़ी के माध्यम से लू शेंग के सामने प्रक्षेपित की गई। उपदेशक लू शेंग ने गुमो को प्रणाम किया। गुमो ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर कहा, मुझे इस मामले के बारे में पहले से ही पता है। चाहे आपके दोस्त ने संकट संकेत सक्रिय रूप से भेजा हो या निष्क्रिय रूप से, ये केवल एक ही बात दर्शाता है। संभवतः आप फैंग चांगचुन द्वारा निशाना बनाए जा रहे हैं। यह सुनकर लू शेंग की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। सचमुच, जैसा कि मुझे शक था। लू शेंग ने मन ही मन सोचा, फिर गुमो की ओर देखा। गुरु, मैं अभी भी जाकर देखना चाहता हूं। आखिरकार चेन मोयुन मेरा दोस्त है। मैं चुपचाप खड़ा नहीं रह सकता।
गुमो ने लू शेंग की आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बच्चा, तुम यहाँ बुरे आदमी का इंतजार कर रहे हो, है ना? गुमो ने लू शेंग की योजना को एक नजर में समझ लिया और हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दूसरे और तीसरे वरिष्ठ भाइयों से गुप्त रूप से तुम्हारा समर्थन करवाऊंगा। अगर स्थिति खतरनाक हुई तो मैं कार्रवाई करूंगा। गुमो की बातें सुनकर लू शेंग के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। चेन मोयुन ने संकट का संकेत भेजा, चाहे सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से, लू शेंग निष्क्रिय नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन सुरक्षित रहने के लिए वह अभी भी गुमो की मदद चाहता था। जब गुमो ने इस तरह से बात की है तो स्वाभाविक रूप से लू शेंग को कोई चिंता नहीं है। इसके बाद लू शेंग ने गुमो के साथ संचार समाप्त कर दिया। चेन मोयुन द्वारा मदद के लिए भेजे गए निर्देशांक पर नजर डाली, अपने निवास से बाहर चला गया, स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज को बुलाया, प्रकाश गति उड़ान शुरू की और मदद के लिए स्थान की ओर चल पड़ा। हालांकि स्वर्ग पहुंचने वाला जहाज अभी चौथे स्तर पर ही है, लू शेंग के लिए यह सिर्फ एक परिवहन साधन है। प्रकाश गति यात्रा पहले से ही पर्याप्त है। दूसरी ओर लू शेंग के साथ बातचीत समाप्त करने के बाद गुमो की अभिव्यक्ति बहुत गंभीर हो गई। लू शेंग के एक मित्र और रक्त युद्ध गुट के एक छात्र की ओर से मदद की गुहार। गुमो ने हल्के से कहा, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। ऐसा लगता है कुछ लोग अब और नहीं रोक सकते। याओ एर का बाह्य क्लेश अंततः शुरू हो गया है। गुमो के शरीर से जीवन शक्ति का एक विशाल प्रवाह निकला, जिससे आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। बाहरी क्लेश का वह भाग जिसे लू शेंग को सहना है, वह भी पूरी तरह से शुरू हो गया है। अब योजना का एक हिस्सा शुरू करने का भी समय आ गया है। गुमो ने धीरे से कहा, और इस क्षण उसकी आकृति अचानक स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से गायब हो गई। अग्रिम पंक्ति का युद्ध क्षेत्र, एक ऐसे ग्रह पर जो पूरी तरह से मांस से बना हुआ प्रतीत होता है। एक रक्त शव अस्थि आत्मा लाल वस्त्र में लिपटी हुई इस मांस ग्रह पर चुपचाप खड़ी थी। उसके पीछे रक्त वाहिकाओं जैसी चीजें चेन मोयुन से जुड़ी हुई थीं। इस समय चेन मोयुन की सांसें बेहद कमजोर थीं, रक्त वाहिका जैसी चीजें लगातार उसके शरीर से जीवन शक्ति खींच रही थीं। अस्थि आत्मा के हाथ में चेन मोयुन की घड़ी थी, जिसमें अभी भी वे निर्देशांक प्रदर्शित थे जो चेन मोयुन ने मदद के लिए लू शेंग को भेजे थे। तुम्हें लगता है तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें बचाने आएगा? अस्थि आत्मा ने अपने सामने चेन मोयुन को देखा, उसके होठों पर एक चंचल मुस्कान थी। वाह, अपनी अत्यधिक कमजोरी के बावजूद चेन मोयुन अपने सामने अस्थि आत्मा पर थूकने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी आंखों में तीव्र हत्या की मंशा चमक रही थी। तुम नीच और बेशर्म प्राणी हो, एक दिन मानव संघ तुम्हारी रक्त अस्थि जाति को कुचल देगा। बोन स्पिरिट की आंखों में एक हिंसक भाव चमक उठा जब उसने चेन मोयुन के चेहरे पर थप्पड़ मारा, जिसके जबरदस्त बल से चेन मोयुन का आधा चेहरा रक्तरंजित और विकृत हो गया। ये नीच मानव जाति तो केवल हमारा भोजन है, फिर तुम मेरे सामने इतनी धृष्टता कैसे कर सकते हो? अस्थि आत्मा ने ठंडे स्वर में बात की, फिर भी वह अपने स्वर में अहंकार को छिपा नहीं सका। वह कोई साधारण अस्थि आत्मा नहीं था, वह रक्त अस्थि जाति का 8वीं श्रेणी का ब्रह्मांडीय जीवन था, जो डेथ मून पुजारी का पुत्र था तथा सभी अस्थि आत्माओं में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यूकोंग टियर 6 प्रारंभिक चरण की खेती। यूकांग की ठंडी निगाहें लगातार चेन मोयुन को घूर रही थीं, और व्यंग्यात्मक लहजे में कह रही थीं, तुम्हारे स्तर के हिसाब से तुम कभी भी मेरा भोजन नहीं बन पाओगे। अगर लू शेंग न होता तो तुम्हें मुझसे मिलने का मौका भी नहीं मिलता। फिर भी तुम मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो, मौत को दावत दे रहे हो। चेन मोयुन ने अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष किया, उसकी नाक और मुंह से खून टपक रहा था, उसकी मुस्कान गंभीर थी। तो फिर आगे बढ़ो और मुझे मार डालो। यूकांग की आंखें तेज हो गईं। वह चींटी को पहले ही मार डालना चाहता था, लेकिन वह इंसान लू शेंग को लुभाने के लिए चाह रहा था, इसलिए वह उसे अभी नहीं मार सकता था। तथापि यूकांग ने व्यंग्य किया, मुझे उकसाने की कोशिश कर रहे हो। बुरी बात है, मैं उन बेवकूफों जितना मूर्ख नहीं हूं। जरा देखो। ठंडी आवाज में यूकांग ने मांस ग्रह की सतह की ओर इशारा किया। मैंने यहाँ कई जाल बिछाए हैं, लू शेंग के आने का इंतजार कर रहा हूँ। ओह, मैं आपको बताना भूल गया, मेरे जाल किसी भी मध्य स्तरीय 6 योद्धा को मिटाने में सक्षम है। यहाँ तक कि अंतिम स्तरीय 6 योद्धाओं के पास भी बचने की कोई संभावना नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपका दोस्त कितने जाल सह सकता है? चेन मोयुन का दिल चिंता से भर गया। लू शेंग, जाल में मत फंसो। चेन मोयुन को अपने फैसले पर पछतावा हुआ। ये जानते हुए कि यह उसे निशाना बनाने के लिए एक जाल था, वह फेंग चांगचुन के बारे में सुराग तलाशने आया था।
अब न केवल वह यहाँ फंस गया था, बल्कि लू शेंग भी इसमें घसीटा जा सकता था। हालांकि वह लू शेंग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन यूकांग के नियंत्रण में अब उसके पास इसे रोकने का कोई रास्ता नहीं था। यूकांग के जवाब में चेन मुयुन चुप रहे। फिर भी यूकांग ठहाका मारकर हंस पड़ा और चेन मुयुन की ओर उपहास भरी आंखों से देखने लगा। ये तथाकथित मानव प्रतिभा, ये स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की प्रतिभा। अंत में तुम सब मेरे लिए सिर्फ भोजन हो, यूकांग। जब वह बोल रहा था, यूकांग को कुछ आभास हुआ और वह ग्रह के आकाश की ओर दौड़ा। उसने एक गहरे हरे रंग की रेखा को अविश्वसनीय गति से अपनी ओर आते देखा। ये देखकर यूकांग ने भौहें उठाई और मुस्कुराया, ऐसा लगता है तुम्हारा दोस्त सचमुच वफादार है, लेकिन अफसोस, वह मरने वाला है। यूकांग के शब्दों ने चेन मुयुन के शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। उसने अपना सिर उठाने की कोशिश की, हालांकि उसका चेहरा बुरी तरह घायल था और उसकी सारी जीवन शक्ति खत्म हो रही थी। फिर भी उसने गहरे हरे रंग की लकीर की ओर देखते हुए दहाड़ लगाई। भागो, लू शिंग, यहां मत आना, चेन मोयुन चिल्लाया, लेकिन यूकांग ने उसे रोका नहीं। बल्कि वह उस दृश्य को दिलचस्पी से देखता रहा, मानो किसी नाट्य प्रदर्शन का आनंद ले रहा हो। गड़गड़ाहट। एक गहरे हरे रंग का इंद्रधनुष ग्रह पर उतरा और तुरंत 2T6 मध्य अवस्था रक्तशव अस्थि आत्माएं आक्रामक रूप से स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज की ओर बढ़ी। तथापि जिस समय 2T6 मध्य अवस्था रक्त अस्थि आत्माएं आगे बढ़ी, उसी समय एक विशालकाय दिव्य सैनिक, जो 100 मीटर ऊंचा था, चुपचाप प्रकट हुआ। इसके पीछे रसातल की गहराई में स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल का एक प्रेत उभरा, जिसने तुरंत अनगिनत प्रतान को बाहर निकाल दिया तथा 2T6 मध्य अवस्था रक्त अस्थि आत्माओं को बलपूर्वक नष्ट कर दिया। लू शेंग विशालकाय दिव्य सैनिक के अंदर पालथी मारकर बैठ गया। जब उसने यूकांग की स्थिति की ओर देखा तो उसके चेहरे पर ठंडक थी। जहां तक T6 के 2 मध्य चरण रक्त अस्थि आत्माओं का प्रश्न है, जिन्हें उसने नष्ट कर दिया था, उसके चेहरे पर भावना की कोई लहर नहीं थी। T6 मध्य चरण लू शेंग के लिए आजकल इन्हें काटना तरबूज और सब्जियों की तरह आसान था। दिलचस्प है, आप वास्तव में मेरे 2 अधीनस्थों को एक पल में नष्ट कर सकते हैं। यूकांग अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था, उसका लाल वस्त्र तेज हवा में फड़फड़ा रहा था, जिससे सरसराहट की आवाज आ रही थी। फिर भी यूकांग की आंखों में चिंता का कोई निशान नहीं था। लेकिन यह तो बस एक क्षुधावर्धक है। जैसे ही यूकांग के शब्द निकले, एक के बाद एक रक्त रंग की आकृतियां मांस ग्रह के भीतर से बाहर निकली। उनकी आंखें क्रूरता से भरी हुई थीं और वे लू शेंग की ओर भयंकर रूप से आक्रमण कर रही थीं। गड़गड़ाहट। तुरंत ही भयानक विस्फोट होने लगे, साथ ही ऊर्जा का तीव्र प्रवाह भी फूट पड़ा। रक्त रंग की आतिशबाजी की तरह वे ग्रह के आकाशीय पर्दे में खिल गए। यूकांग के चेहरे पर खुशी झलक रही थी, लेकिन अगले ही पल यूकांग के चेहरे पर खुशी गायब हो गई और उसकी जगह उदासी छा गई। एक सुनहरी मुट्ठी सील एक रहस्यमय आभा के साथ नीचे उतरी। जीवन और मृत्यु सम्राट मुहर की दमनकारी शक्ति से युक्त अत्यधिक नरसंहार ने रक्तवर्ण आकृतियों की भीड़ को तुरंत नष्ट कर दिया। चारों ओर एक बार फिर शून्यता लौट आए, मानो कुछ हुआ ही न हो। यूकांग की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास हो गई। वह आकाश में खड़ी दीप्ति की मुहर को गौर से देख रहा था। उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक थी। स्पष्टतः केवल 5वीं श्रेणी की साधना में फिर भी इतनी दुर्जय शक्ति को उन्मुक्त करने में सक्षम। ऐसा लगता है कि मैंने आपको कम आंका था, स्टार रिवर विश्वविद्यालय के विलक्षण व्यक्ति। यूकांग की धीमी आवाज से आसपास का तापमान अचानक गिर गया। लू शेंग ने शांति से यूकांग को देखा और उसकी नजर यूकांग के पीछे चेन मोयुन पर पड़ी। चेन मोयुन की दयनीय हालत देखकर लू शेंग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे सौंप दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, लू शेंग ने धीमे स्वर में कहा, लेकिन उसके शब्दों में एक निर्विवाद स्वर था। मुझे उसे सौंपने के लिए कहो। यूकांग लू शेंग के शब्दों से क्रोधित हो गया और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकली। लू शेंग, आप शायद अपनी वर्तमान स्थिति को नहीं समझते हैं, यूकांग चिल्लाया और उसके पीछे पूरी तरह से मांस से बनी एक विशाल रक्तछाया उभरी, जिसकी आभा लू शेंग की चमक की मुहर से कम नहीं थी। अब तुम्हें आत्मसमर्पण कर देना चाहिए, यूकांग गुर्राया। उसका शरीर सीधे रक्त की छाया में विलीन हो गया। फेडरेशन के विशालकाय दिव्य सैनिक के प्रतिद्वंद्वी के रूप में यूकोन के मेचा ने रक्त मांस द्वारा प्रवर्धित तुरंत उसकी आभा को अंतिम चरण T6 तक बढ़ा दिया। धमाका। हवा में एक धमाके की आवाज गूंजी और लू शेंग और यूकांग में तुरंत भिड़ंत हो गई। चारों ओर युद्ध की धीमी आवाजें गूंजने लगी, जिससे ग्रह का अंतरिक्ष उनके नरसंहार से विचलित हो गया।
फिर भी कुछ ही मिनटों बाद यू कांग की अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर हो गई थी। इस आदमी की युद्ध शक्ति इतनी प्रबल क्यों है? यू कांग अपने अंदर ही अंदर बोले बिना नहीं रह सकी। स्पष्टतः केवल टियर 5 पूर्णता पर, लेकिन विशाल दिव्य सैनिक के प्रवर्धन के तहत वह मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है, और यहां तक कि मुझे थोड़ा नुकसान में धकेल सकता है। ये कैसे संभव है? यू कांग का चेहरा थोड़ा टेढ़ा था। 8वीं श्रेणी के ब्रह्मांडीय जीवन की संतान होने के नाते वह अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली था, और प्रारंभिक स्तर की छठी साधना में रक्त मांस प्रवर्धन के साथ वह अंतिम स्तर की छठी साधना से प्रतिस्पर्धा कर सकता था। लेकिन लू शेंग के खिलाफ वह कोई लाभ हासिल नहीं कर सका। धिक्कार है, गलत गणना। यू कांग की अभिव्यक्ति अत्यंत उदास हो गई। मदद बुलाने का समय आ गया है, यू कांग ने धीरे से कहा। उसके हाथ में एक खून के रंग का निशान चुपचाप दिखाई दिया, फिर उसने तुरंत उसे कुचल दिया। अगले ही क्षण रहस्यमय ऊर्जा की एक लहर फैल गई। गुरगल गुरगल, ग्रह की सतह पर मांस रक्त के कुंडों में बदल गया। रक्त गर्म बुलबुलों के साथ उबल रहा था, जिनमें से प्रत्येक में रक्त शव अस्थि आत्मा थी। पॉप पॉप पॉप, एक के बाद एक खून के बुलबुले फूटे, और रक्त शव अस्थि आत्माएं प्रकट हुई। उनकी आंखें लाल रंग की चमक रही थी, और वे लू शेंग पर भयंकर रूप से आक्रमण कर रही थी। कुछ रक्त शव अस्थि आत्माएं तेजी से चेन मोयुन की ओर बढ़ी। लू शेंग, अब आत्मसमर्पण कर दो। मैं मानता हूं कि तुम शक्तिशाली हो, लेकिन ये ग्रह मेरी रक्त अस्थि जाति का है। अगर तुम चाहते हो कि चेन मोयुन जीवित रहे, तो मेरे सामने घुटने टेक दो, अन्यथा चेन मोयुन तुमसे पहले मर जाएगा। यू कांग लू शेंग से लड़ते हुए उसे चिढ़ाने वाली निगाहों से देख रही थी, मानो ये देखने के लिए इंतजार कर रही हो कि लू शेंग क्या चुनाव करेगा। लू शेंग का चेहरा बेहद शांत रहा, यू कांग की बातों से अछूता रहा। वह चुप रहा और यू कांग पर लगातार हमला करता रहा। लू शेंग अच्छी तरह जानता था कि इस स्थिति में वह चेन मोयुन के जीवन या मृत्यु की बिल्कुल भी परवाह नहीं कर सकता, वरना न केवल चेन मोयुन बल्कि उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं बचता। अपने सामने खड़े इस आदमी के विरुद्ध मौत तक लड़ने के बाद ही उसे आशा की एक किरण मिल सकती थी। अलावा लू शेंग को विश्वास नहीं था कि गुमों के पास इस स्थिति से निपटने का कोई साधन नहीं है। इस विचार के साथ लू शेंग का हृदय शांत हो गया। जीवन और मृत्यु सम्राट मोहर की दमनकारी शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी। जीवन और मृत्यु के सच्चे इरादे के प्रवर्धन के तहत उसने रक्त शव अस्थि आत्माओं से जीवन ऊर्जा को उन्मत्त रूप से निचोड़ा, उसे वापस अपने भीतर ले लिया, और यहां तक कि सम्राट मोहर की दक्षता भी उस क्षण धीरे धीरे बढ़ गई। लू शेंग की आभा को और अधिक भयंकर बनाते हुए यू कांग को बलपूर्वक पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। अरे क्या यह आदमी पागल हो रहा है? लू शेंग के मुके से यू कोन की छाती पर चोट लगी, जिससे वह तुरंत कई किलोमीटर पीछे हट गया। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से गंभीर थी। अगर ऐसा है तो मेरे लिए चेन मोयुन को मार डालो, यू कांग जोर से दहाड़ा। यू कांग के आदेश को सुनकर चेन मोयुन के पास रक्त शव अस्थि आत्माओं के समूह ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया, तुरंत अपना सिर घुमाया और चेन मोयुन पर हमला कर दिया। मैं देखना चाहता हूं कि चेन मोयुन को मारने के बाद भी तुम इतने शांत रह सकते हो या नहीं। यू कांग का चेहरा पागलपन से भर गया था। हालांकि जैसे ही उसके शब्द निकले, एक हल्की सी हंसी अचानक आकाश और पृथ्वी पर गूंज उठी। हे, लाइफ एक्शंस के एक छात्र से निपटने के लिए इस तरह के तरीकों का उपयोग करना, क्या ये हमें बहुत कम आंकना नहीं है? गड़गड़ाहट। प्रशिक्षण पोशाक पहने एक व्यक्ति नंगे पैर आगे बढ़ा और उसने बगल से मुक्का मारा, फिर भी इससे अनगिनत तारे नीचे गिर गए, जिससे चेन मोयुन के चारों ओर रक्त शव अस्थि आत्माएं तुरंत नष्ट हो गईं। आखिरकार रक्त अस्थि जाति का मांस विशालकाय दिव्य सैनिकों को गढ़ने के लिए सर्वोत्तम सामग्री है। एक और शांत आवाज गूंजी। एक आसमानी नीले रंग का विशालकाय दिव्य सैनिक जमीन से उछल पड़ा, जिससे हजारों मीटर के दायरे में अंतहीन ठंड ने तुरंत ही अंतरिक्ष को जमा दिया। यहां तक कि जमीन पर दौड़ रही रक्त शव अस्थि आत्माएं भी उस क्षण बर्फ की मूर्तियों में बदल गईं। उन दोनों को अचानक सामने देखकर यू कांग की आंखें नम हो गईं। ये दोनों कब आए? यू कांग का दिल कुछ घबरा गया, क्योंकि इन दोनों से निकलने वाली आभा किसी भी तरह से उसकी आभा से कमजोर नहीं थी। वह उनसे आने वाले हल्के खतरे को भी महसूस कर सकता था। अरे क्या फैंग चांगचुन ने नहीं कहा था कि वहां केवल लू शेंग ही था? स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के अन्य छठे स्तर के छात्र क्यों हैं? यू कांग अपने मन में दहाड़ा, वह ये समझने में असमर्थ था कि स्थिति इस तरह कैसे विकसित हो सकती है। लू शेंग, पूरी हिम्मत से आगे बढ़ो। तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारे तीसरे सीनियर के साथ मिलकर उस पर नजर रखूंगा, कोई भी उसे धमका नहीं सकता।
यांग झेन्युन लू शेंग पर दिल खोलकर हंसे। हालांकि कोंग लिंगहुई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने हथेली से प्रहार किया, जिससे आसपास की रक्तशव अस्थि आत्माएं तुरंत चकनाचूर हो गईं। ये देखकर लू शेंग के मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई। उसने अपने सामने यू कोन को देखा। छठे स्तर का नवजात रक्तस्थी जाति का प्रतिभाशाली प्राणी। मैंने कभी किसी को नहीं मारा। मेरे जीवन और मृत्यु सम्राट की मुहर को धार देने के लिए बिल्कुल सही। लू शेंग ने हल्के से मुस्कुराया। जीवन और मृत्यु सम्राट की मुहर से एक शक्तिशाली दमनकारी शक्ति निकली, जिसने यू कोन को घेर लिया। एक क्षण में यू कांग, जो मांस और रक्त की लाशों से प्रवर्धित हो गया था, ने महसूस किया कि उसकी आभा कई डिग्री तक कम हो गई है। लू शेंग के हमले को झेलते हुए यू कांग का चेहरा गंभीर हो गया, मानो द्वेष से भर गया हो। आखिरकार उसकी आंखों में एक निर्दयी चमक दिखाई दी। फैंग चांगचुन, यहां से बाहर निकलो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं यहीं मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरे पिता निश्चित रूप से तुम पर रक्तशव मुहर विस्फोट कर देंगे। यू कांग अचानक शून्य स्थान में दहाड़ता हुआ आया। इन शब्दों पर लू शेंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। न केवल लू शेंग, बल्कि यांग झेन्युन और कोंग लिंगहुई के भाव भी उस समय थोड़े भद्दे हो गए। फैंग चांगचुन, वे उससे अपरिचित नहीं थे। रक्त युद्ध गुटों के एक संरक्षक और 7वें स्तर के महाशक्ति के रूप में वह पूरे स्टार रिवर विश्वविद्यालय में काफी प्रसिद्ध थे। अब उसे वास्तव में यू कांग ने इस तरह बुलाया था। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा था, उन्होंने सुना था कि यू कांग ने क्या कहा था। रक्त लाश सील। फैंग चांगचुन को रक्तस्थी जाति द्वारा रक्तशव मुहर प्रत्यारोपित किया गया था। इसका स्पष्ट अर्थ था कि वह रक्तस्थी जाति का गुलाम बन गया था। भिनभिनाओ, शून्य थोड़ा मुड़ा, और फैंग चांगचुन की आकृति धीरे धीरे उभरी। उसके चेहरे पर अविश्वसनीय रूप से गहरा भाव था। यू कांग का इस तरह अपनी पहचान उजागर करना उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन रक्तशव मुहर उस पर थी। अगर उसने यू कोन की बात नहीं मानी, तो डेथ मून पुजारी किसी भी समय उसके भीतर रक्तशव मुहर को विस्फोट कर सकता था। लगता है मैं तुम तीनों को ही मार सकता हूं, वरना मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। फैंग चांगचुन ने लू शेंग और बाकी दोनों पर नजर डालते हुए आह भरी। उसकी आवाज बेहद डरावनी थी। उस समय फैंग चांगचुन से एक शक्तिशाली दबाव निकला। हालांकि फैंग चांगचुन के दबाव का सामना करते हुए यांग झेन्युन और अन्य के चेहरों पर कोई चिंता नहीं दिखी, बल्कि फैंग चांगचुन को देखते हुए उनके चेहरे पर एक चंचल भाव था। किसी कारण से फैंग चांगचुन को अचानक अपने भीतर एक अशुभ भावना उभरती हुई महसूस हुई। फैंग चांगचुन, क्या आपको लगता है कि आप मेरे शिष्य को धमकी दे सकते हैं? एक वृद्ध आवाज अचानक ग्रह पर उतर आई। स्तर 5 जीवन और मृत्यु सम्राट सील गुमो ने डेथ मून बलिदान के बेटे को हराया, रैंक 8 पर चढ़ गया। जैसे ही यह वृद्ध आवाज गूंजी, रक्त लाल ग्रह पर अचानक एक चमकदार रोशनी चमक उठी, जो अत्यंत अप्रत्याशित प्रतीत हुई। और जिन स्थानों पर प्रकाश पड़ा, वे मांस जैसी चीजें तुरंत सूख गईं और तड़तड़ाहट की आवाज करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पिशाच को सूर्य का प्रकाश मिल गया हो। ये लहर, फैंग चांगचुन का दिल बेकाबू होकर बैठ गया और उसने अचानक एक दिशा में देखा। ये वह बूढ़ा भूत गुमो है। फैंग चांगचुन के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। अगर सिर्फ लू शेंग और बाकी दो होते तो उसे डर नहीं लगता। आखिरकार वे तो सिर्फ छठे दर्जे की लड़ाकू शक्ति पर थे। जब तक वह चाहता, वह आसानी से उनसे छुटकारा पा सकता था। लेकिन यदि यह गुमो होता तो कहानी अलग होती। हालांकि वह 7वें स्तर पर था, फिर भी स्तरों के बीच का अंतर काफी ज्यादा था। यह तो बताने की जरूरत नहीं कि गुमो 7वें स्तर का एक शीर्ष विशेषज्ञ था जो 8वें स्तर पर पहुंचने वाला था। इससे फैंग चांगचुन का दिल अत्यधिक बेचैनी से भर गया। तुम जैसे 7वें दर्जे के खिलाड़ी जूनियर्स के बीच लड़ाई में क्या कर रहे हो? जब तुम मारने के लिए इतने उत्सुक हो, तो मेरे जैसे बूढ़े आदमी के साथ खेलने के बारे में क्या ख्याल है? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गुमो की आकृति प्रकट हुई। एक समृद्ध जीवन शक्ति ने पूरे मांस ग्रह को थोड़ा कांपने पर मजबूर कर दिया, मानो गुमो के डर से। गुमो, घमंडी मत बनो। फैंग चांगचुन की अभिव्यक्ति बेहद बदसूरत थी, लेकिन फिर भी वह गुमो पर चिल्लाया। अभिमानी, मुझे लगता है कि तुम बहुत घमंडी हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि स्कूल ने इतने सालों में तुम्हारी गतिविधियों पर ध्यान नहीं दिया? अगर हमारे पास सबूत होते तो हम तुम्हें कब का मार चुके होते। गुमो ने ठंडी सांस ली। उसके हाथ की एक लहर से एक शक्तिशाली खिंचाव फूट पड़ा, जिसने फैंग चांगचुन को जबरदस्ती एक खास जगह में खींच लिया। ये सब करने के बाद गुमो ने लू शेंग की ओर देखा और मुस्कुराया। उन ब्लड बोन रेस के बदमाशों को साफ करो। मैं पहले फैंग चांगचुन से निपटूंगा।
इसके साथ ही गुमो ने लू शिंग और अन्य लोगों की प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया और तुरंत स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में प्रवेश कर गया। एक क्षण के लिए संपूर्ण मास ग्रह पुनः शांत हो गया। लू शिंग ने अजीब भाव से गुमो को देखा, फिर अपनी नजर यूकोन पर घुमाए और हल्का सा मुस्कुराया। अब कोई भी हमें परेशान नहीं करेगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लू शिंग ने फिर से यूकान पर हमला कर दिया। स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में स्वर्ग तक पहुंचने वाले वृक्ष ने अनगिनत लताओं को फैलाया और फैंग चांगचुन पर इतनी भयानक शक्ति से क्रूर हमला किया कि उसने आसपास के स्थान को दरारों में फाड़ दिया। फैंग चांगचुन का चेहरा बेहद बदसूरत था। उसे पता था कि इस बार उसकी पोल खुल चुकी है और अब स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में रहना उसके लिए मुमकिन नहीं है। यदि ऐसा है तो फैंग चांगचुन की अभिव्यक्ति भयंकर हो गई जब उसने गुमो को घूरते हुए कहा, तुम बुरे कमीने, यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूं। हम दोनों टियर 7 अमर क्षेत्र में हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मुझे मार सकते हो। फैंग चांगचुन दहाड़ा और उसके शरीर से ऊर्जा का उफान फूट पड़ा, जिससे रक्त की लहरें स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में फैल गईं। हालांकि गुमो स्वर्ग पहुंचने वाले पेड़ पर पालथी मारकर बैठ गया और फैंग चांगचुन को ताना मारते हुए बोला, तुम सचमुच मूर्ख हो। मृत्यु चंद्र पुजारी द्वारा रक्त शव मुहर से चिन्हित होने के कारण तुम्हारा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा होगा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम मेरे लायक हो? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, गुमो ने धीरे से अपनी उंगली आगे बढ़ाई और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जाएं उसकी उंगली के सिरे पर एकत्रित हो गईं। स्वर्ग और पृथ्वी के 5 तत्व तुरंत विलीन हो गए, अंततः प्रकाश के एक कण में बदल गए जो गुमो की उंगली के पोए पर चमक उठा। अगले ही पल गुमो ने धीरे से फैंग चांगचुन के माथे के बीच की ओर इशारा किया। भिन भिनाओ। तुरंत ही एक हल्की गुनगुनाहट की ध्वनि फूट पड़ी। प्रकाश का वह बहुरंगी कण एक क्षण में फैंग चांगचुन के माथे में घुस गया तथा उसकी दिव्य आत्मा और जीवन शक्ति को उसी स्थान पर नष्ट कर दिया। फैंग चांगचुन की आंखें उलझन से भरी थीं। मरने के बाद भी उसे समझ नहीं आया था कि उसकी मौत कैसे हुई। ये सब करने के बाद गुमो ने स्वर्ग पहुंचने वाले वृक्ष पर ध्यान जारी रखा। एक प्राणशक्ति प्रकट हुई जो फैंग चांगचुन की छवि में परिवर्तित हो गई। एक क्षण में स्वर्ग पहुंच क्षेत्र के भीतर हिंसक ऊर्जा फिर से भड़क उठी, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ मानो फैंग चांगचुन की मृत्यु हुई ही नहीं थी। गुमो की आंखें थोड़ी झुक गईं, उनमें एक तेज चमक चमक उठी। सिर्फ एक फैंग चांगचुन पर्याप्त नहीं है। मछली पकड़ना। आपको सबसे बड़ी मछली पकड़नी होगी। डेथ मून पुजारी, मुझे निराश मत करो। स्वर्ग पहुंच क्षेत्र के भीतर हिंसक ऊर्जा ने मार्स ग्रह को भी प्रभावित किया, जिससे उस क्षेत्र में अशांत ऊर्जा तरंगे फूट पड़ी और अंतरिक्ष कांपने और मुड़ने लगा। लू शिंग ने, जो दीप्ति की मुहर को नियंत्रित कर रहा था, यूकांग पर पागलपन से हमला किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूकांग वाकई बहुत शक्तिशाली था। हालांकि वह छठे स्तर के शुरुआती चरण में ही था, लेकिन खून और मांस से भरी लाशों की शक्ति ने उसे छठे स्तर के ब्रह्मांडीय जीवन रूप से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया था, जिसका सामना लू शिंग ने मलोंग टॉवर की 100वीं मंजिल पर किया था। यदि लू शिंग ने जीवन और मृत्यु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझा होता, तो यूकांग को दबाना कठिन होता। जैसे जैसे समय बीतता गया, यांग झेन्युन और कोंग लिंगहुई ने पहले ही मार्स ग्रह पर सभी रक्षव अस्थि आत्माओं से निपट लिया था और चेन मोयुन को बचा लिया था। हालांकि शायद जीवन शक्ति के बड़े पैमाने पर दोहन के कारण चेन मोयुन को बचाए जाने के क्षण ही वह कोमा में चला गया। लगता है लू शिंग को यूकांग को मारने में कुछ परेशानी हो रही है। कोंग लिंगहुई ने लू शिंग की ओर देखा, जो अभी भी यूकोंग से लड़ रहा था। हालांकि लू शिंग लगभग यूकोन पर हावी हो रहा था, कोंग लिंगहुई और यांग झेन्युन दोनों देख सकते थे कि लू शिंग यूकोन को दबाने में अपनी सीमा तक पहुंच गया था। स्तर 5 जीवन और मृत्यु सम्राट सील, गुमो चंद्रमा के पुत्र बलिदान के साथ मौत से लड़ता है और 8वें स्तर में प्रवेश करता है। _2 यूकांग को मारना कोई आसान काम नहीं है। क्या हम दोनों मिलकर इस डेथ मून पुजारी के बेटे को मार डालें? कोंग लिंगहुई ने यांग झेन्युन की ओर देखा और पूछा। हम डेथ मून पुजारी को मारने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके बेटे को मार देते हैं, तो ये हमारे जीवन गुटों में योगदान होगा। यांग झेन्युन ने कुछ नहीं कहा, बस लू शिंग को गौर से देखा। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ी हुई थी, मानो वह कुछ सोच रहा हो। एक क्षण के बाद यांग झेन्युन ने अंततः अपनी निगाहें हटा ली और एक मुस्कान प्रकट की। लगता है लू शिंग को अब हमारी मदद की जरूरत नहीं है। ये सुनकर कोंग लिंगहुई दंग रह गया। उसने लू शिंग को शक की निगाह से देखा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला।
उसके बगल में यांग जेन्युन अपनी खास मुस्कान लिए हुए था, जिससे कुछ भी समझ पाना नामुमकिन था। तुमने क्या देखा? जल्दी बताओ। कोंग लिंगहुई को इसमें रुचि हो गई और उसने यांग जेन्युन का हाथ पकड़कर पूछा। यांग जेन्युन बिना कुछ कहे मुस्कुराई, जिससे कोंग लिंगहुई को हताशा में उस आदमी के सिर पर थप्पड़ मारने का मन हुआ। दुख की बात है कि वह यांग जेन्युन का मुकाबला नहीं कर सका। इस समय यू गुआंग, जो लू शिंग से लड़ रहा था, ने जल्दबाजी में अपना बचाव करते हुए एक भयावह मुस्कान प्रकट की। हा, स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के तथाकथित प्रतिभाशाली लोग कुछ खास नहीं है। मुझे लगा था कि तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन पता चला तुम मुझे मार भी नहीं सकते। यू कांग जोर से हंसा। उसे एहसास हो गया था कि लू शिंग उसे दबा तो सकता है, लेकिन उसे मारना उसके लिए नामुमकिन है। हालांकि लू शिंग की अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से शांत रही, उसने चुपचाप यू कांग पर हमला जारी रखा। लू शिंग की दृष्टि में शब्द चुपचाप एक के बाद एक प्रकट हुए। जीवन और मृत्यु सम्राट सील प्रवीणता जोड़ एक। जीवन और मृत्यु सम्राट सील प्रवीणता जोड़ एक। जीवन और मृत्यु सम्राट सील प्रवीणता जोड़ एक। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट 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 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जैसे जैसे समय बीतता गया, पलक झपकते ही लू शिंग और यू कांग पूरे दिन और रात लड़ते रहे। लड़ाई से उत्पन्न ऊर्जा के कारण पूरा मांस ग्रह गड्ढेदार और असमान हो गया। मांस ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे गर्म लोहे की प्लेट पर रखा गया हो, तथा उसमें जलने के निशान दिखाई दे रहे थे। यू कांग की आभा धीरे धीरे कमजोर हो गई। जीवन और मृत्यु सम्राट मोहर के भयंकर निष्कर्षण के तहत वह अपनी चरम अवस्था को बनाए नहीं रख सका। अरे, इस आदमी ने दिन रात संघर्ष किया, फिर भी वह अभी भी अपने चरम पर है। और वह अजीब क्षमता, यह मेरी जीवन शक्ति को खींच रही है। यू कांग के हाव भाव लगातार भयावह होते गए। हालांकि लू शिंग अभी उसे हरा नहीं सकता था, यू कांग को एहसास था कि समय के साथ लू शिंग उसे जरूर हरा देगा। ये यू कांग के लिए अच्छी बात नहीं थी। यू कांग के दिल में घबराहट के निशान दिखने लगे। उसी क्षण लू शिंग की निगाहें तेजी से केंद्रित हो गईं, उसके कानों में एक तीखी ध्वनि गूंजी और उसके मन में एक ज्ञान प्रकट हुआ। जीवन और मृत्यु सम्राट सील LV5 तक उन्नत। जल्द ही भयानक जीवन शक्ति और मृत्युमय मोनक्यूई जीवन और मृत्यु सम्राट मोहर पर एकत्रित हो गए और एक और निशान अंकित कर दिया। लू शिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और तुरंत ही ज्ञान को अपने मन में समाहित कर लिया। जब लू शिंग ने एक बार फिर अपनी आंखें खोली, तो उसी क्षण एक भयानक दमनकारी शक्ति प्रस्फुटित हुई। तुरंत यू कांग, जो अपनी अंतिम अवस्था छठी रैंक की लड़ाकू शक्ति को बनाए रख सकता था, सीधे इस दमनकारी शक्ति के अंतर्गत आ गया तथा मध्य अवस्था छठी रैंक पर आ गया। मेरा प्रवर्धन रद्द कर दिया गया है। यू कांग को लगा कि उसकी आंतरिक शक्ति का एक हिस्सा कमजोर हो गया है, जिससे उसका पहले से ही घबराया हुआ दिल और भी अधिक उन्मत्त हो गया। ये कैसे संभव है? ये वही है। ये लू शिंग है जो चीजों को बिगाड़ रहा है। इस समय यू कांग की आंखें लाल हो गईं। वह लू शिंग को घूर रहा था, जबकि लू शिंग ने भी अपनी निगाहें यू कांग पर केंद्रित कर रखी थी। सब कुछ अब खत्म हो जाना चाहिए, लू शिंग ने शांतिपूर्वक कहा। जैसे ही जीवन और मृत्यु सम्राट सील आकाश में प्रकट हुई, हजारों मीटर बड़ी जेड सील में परिवर्तित होकर यू कांग की ओर गिर पड़ी। भयानक शक्ति ने मांस ग्रह से सारी जीवन शक्ति को अवशोषित कर लिया, उसे घने डेथली साइलेंस क्यूई में परिवर्तित कर दिया और विस्फोटित हो गई। धमाका। नहीं, मैं नहीं मर सकता, मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। यू कांग उन्मादग्रस्त दिखाई दे रहा था, उसकी आंखों में पागलपन की झलक दिख रही थी। फैंग चांगचुन, तुम बेकार हो। भले ही मैं मर जाऊं, मैं तुम लोगों को शांति नहीं दूंगा। यू कांग दहाड़ा, अपने दाहिने हाथ से अपनी छाती को छेदा, अपने दिल को पकड़ा। उसके दिल पर छोटे टेडपोल जैसी काली रेखाएं रेंग रही थीं। अगले ही पल यू कांग ने बलपूर्वक उसका दिल कुचल दिया और मुंह भर खून थूक दिया। यू कांग की आभा कमजोर हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर पागलपन दिखाई दिया। पिताजी मेरा बदला लेंगे, यू कांग चिल्लाया, और उसी क्षण जीवन और मृत्यु सम्राट मोहर नीचे गिर गई। टकराना। भयानक शक्ति के कारण मांस ग्रह हिल गया। जमीन कई दरारों के साथ फट गई। ऐसा लग रहा था जैसे अगले ही पल मांस ढह जाएगा। यू कांग का आंकड़ा पूरी तरह से दबा दिया गया था। लू शिंग ने देखा, उसके होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। अंत में, हालांकि लू शिंग की बात पूरी होने से पहले ही टेडपोल जैसी काली रेखाएं अचानक जमीन से फैल गईं, जिससे जीवन और मृत्यु सम्राट की मोहर उन काली रेखाओं से दूषित हो गई। स्तर 5 जीवन और मृत्यु सम्राट सील, गुमो चंद्रमा के पुत्र बलिदान के साथ मौत से लड़ता है और 8वें स्तर में प्रवेश करता है। _3
ऐसा लग रहा था जैसे हड्डियों से कीड़े चिपके हुए हों। लू शेंग ने जीवन और मृत्यु सम्राट सील के भीतर की जीवन शक्ति को नियंत्रित किया और इन पैटर्न को दूर करने की कोशिश की, लेकिन अचानक उसे पता चला कि सील से उसका संबंध जबरदस्ती तोड़ दिया गया है। टकराना। एक धीमी सी आवाज गूंजी। जीवन और मृत्यु सम्राट की मुहर, जो 10,000 मीटर जितनी बड़ी थी, उसी क्षण फट गई और धब्बेदार ऊर्जा के टुकड़ों में बदल गई और आकाश और पृथ्वी के बीच बिखर गई। सील टूट गई और लू शेंग का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। मुंह से ताजा खून की एक बूंद सीधे बाहर निकल आई। ये शक्ति। लू शेंग की आंखों में भय का भाव था, वह उस स्थान की ओर घूर रहा था जहां सील फट गई थी। यहां तक कि यांग झेन्युन और कोंग लिंग हुई की निगाहें भी इस समय आकर्षित थीं। बस बस बस। हल्की सी गुनगुनाहट की आवाजें गूंज उठी। नीचे का मांस मुरझाकर फीका पड़ गया और आकाश और धरती के बीच धीरे धीरे एक रक्त रंग की आकृति घनीभूत होती गई। किसने मेरे बेटे को मार डाला? स्वर्ग और पृथ्वी के बीच एक गहरी आवाज गूंजी, जो कुछ रहस्यमयी ऊर्जा तरंगों को लेकर आई, जिसने पूरे मांसग्रह को बलपूर्वक रोक दिया। लू शेंग ने रक्त रंग की आकृति को स्थिर रूप से देखा और अचानक उसके दिमाग में एक नाम उभरा। मृत्यु चंद्रमा पुजारी। रक्त अस्थि जाति का 8वां स्तर का जीवन रूप, रक्त अस्थि जाति के गैलेक्टिक जीवन रूपों में से एक, और रक्तशव पूर्वज भगवान का एक प्रतिनिधि। अरे, ये तो डेथ मून प्रीस्ट है। यांग झेन्युन और कोंग लिंगहुई के हाव भाव थोड़े बदल गए। वे कुछ करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें एहसास हुआ कि उनके शरीर उनके नियंत्रण से बाहर है, पूरी तरह से गतिहीन। यह 8वें स्तर के मजबूत प्राणी की विधि है। इस समय लू शेंग का दिल पहले से ही अशांत लहरों में था। लेकिन जैसे ही डेथ मून पुजारी प्रकट हुआ, एक बुजुर्ग आवाज फिर से गूंज उठी। मेरे राज्य में आओ। अगले ही क्षण, पहले से हिंसक शून्य एक शक्तिशाली चूषण बल के साथ फट गया, जिसने डेथ मून पुजारी की आकृति को जबरदस्ती स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में खींच लिया। डेथ मून प्रीस्ट के गायब होने के साथ ही पूरे मास ग्रह को रोकने वाली शक्ति भी तुरंत गायब हो गई। लू शेंग और अन्य दो तुरंत सामान्य स्थिति में लौट आए। यांग झेन्युन ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसका चेहरा चमक उठा और वह कमजोर लू शेंग को पकड़ने के लिए लू शेंग के पास आया। लू शेंग, क्या तुम ठीक हो? यांग झेन्युन ने चिंतित होकर पूछा। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया और स्वर्ग पहुंच क्षेत्र की दिशा में देखा। यहां तक कि डेथ मून पुजारी भी प्रकट हो गए। क्या गुरु को परेशानी होगी? इसके साथ ही यांग झेन्युन और कोंग लिंगहुई के चेहरे पर उदासी छा गई और उनकी आंखों में गहरी चिंता उभर आई। गुमो। स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में अचानक खींचे जाने पर डेथ मून पुजारी ने कोई घबराहट नहीं दिखाई, केवल शांत भाव से गुमो को देखा, जो स्वर्ग पहुंच वृक्ष के ऊपर बैठा था। क्या जीवन गुट अपने विनाश को तेज करने के लिए तैयार है और मुझसे पहले मौत का सामना करने के लिए आ रहे हैं? डेथ मून पुजारी ने उदासीनता से कहा। गुमो को ऐसे देख रहा था जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को देख रहा हो। गुमो बिना कुछ बोले हल्के से मुस्कुराया, लेकिन 7वें दर्जे की आभा बिखेरती 3 आकृतियां कहीं से प्रकट हुई। प्रकट होते ही उन्होंने गुमो को गालियां दी। गुमो, तुम कुत्ते! तुमने कहा था कि हम फैंग चांगचुन से निपटेंगे, ये डेथ मून पुजारी कैसे हो गया? क्या तुम पागल हो? डेथ मून पुजारी 8वें स्तर का है, हम उसके बराबर कैसे हो सकते हैं? ये 3 7वें स्तर के प्राणी गुमो के गुप्त रूप से संपर्क किए गए मित्र थे, जो स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में घात लगाए बैठे थे। लेकिन गुमो ने उन्हें कभी नहीं बताया था कि वे डेथ मून पुजारी से निपटेंगे। आखिरकार 7वें और 8वें स्तर के बीच का अंतर एक विशाल घाटी जैसा था। क्या तुम दूसरों को भी मरने के लिए लाने की योजना बना रहे हो? मुझे तो ये भी शक है कि तुम मेरी रक्तहट्टी जाति के एक गुप्त एजेंट हो सकते हो। डेथ मून पुजारी ने गुमो और अन्य लोगों को इस तरह से देखते हुए उपहासपूर्वक कहा, मानो वे चींटियां हो। दोस्तों के सवालों और डेथ मून पुजारी के उपहास का सामना करते हुए गुमो ने हल्के से मुस्कुराया और स्वर्ग पहुंच वाले पेड़ पर बैठकर आलसी ढंग से खींचा। सभी लोग चिंता मत करो, मुझे 8वीं मंजिल पर चढ़ने की अनुमति दो। जैसे ही उसने ये कहा, गुमो के शरीर में भरपूर ऊर्जा भर गई और पल भर में गुमो का जीवन स्तर तेजी से ऊपर उठ गया। स्वर्ग पहुंचने वाला पेड़ अपने तने के साथ झूम उठा और हर हरा पत्ता झिलमिला रहा था, जो भरपूर ऊर्जा बिखेर रहा था। गुमो के 3 दोस्त ये दृश्य देखकर दंग रह गए। यहां तक कि डेथ मून पुजारी के चेहरे पर भी गंभीरता का भाव दिखाई दिया। ये काम करना चाहिए। गुमो धीरे से खड़ा हुआ, उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान थी। सब लोग मेरे साथ मिलकर डेथ मून प्रीस्ट को मार पाना ड्रिंक्स के साथ हमेशा शेख ही बघारने वाली बात है।
उसके पीछे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के 7वीं श्रेणी के 3 लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान थी। तुम धूर्त गुमो, तुमने हमें भी धोखा दिया। लेकिन आपके शब्द बिल्कुल सही हैं। सब लोग, उस पर हमला करो। एक क्षण में ही स्वर्ग पहुंच क्षेत्र में भयानक नरसंहार शुरू हो गया। अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र में एक ग्रहीय बेल्ट के भीतर सम्राट बाय शून्य में बैठे थे। उनके आसपास का स्थान लगातार घूम रहा था, जिससे वास्तविकता और भ्रम के बीच अंतर करना कठिन हो रहा था। अचानक सम्राट बाय ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जहां अनगिनत तारे टिमटिमा रहे थे, और उन्होंने एक निश्चित दिशा की ओर देखा। वहां 2 अत्यंत भयावह रक्त रंग की आकृतियां धीरे धीरे उभरी, जिससे आसपास का शून्य इंच इंच करके विघटित हो गया। उन 2 भयानक आकृतियों का सामना करते हुए सम्राट बाय खड़े हो गए और हल्के से मुस्कुराए। तुम दोनों, ये जगह वर्जित है। लंबे बालों की सफेद लंटें धीरे धीरे तैर रही थीं, मानो इस ब्रह्मांडीय शून्य पर एक अविश्वसनीय रूप से भयानक दबाव पड़ रहा हो। सम्राट बाय के होंठ एक फीकी मुस्कान में मुड़ गए, हाथ पीठ के पीछे बंधे, और वह आगे की ओर देख रहे थे। सम्राट बाय, एक गहरी आवाज, किसी आदिम पशु की दहाड़ जैसी, गूंजी। उसकी ध्वनि मात्र से ही आसपास के वीरान ग्रह उसकी शक्ति से दरकने लगे। बूम बूम बूम, हृदय की धड़कन जैसी लयबद्ध ध्वनियां पूरे ब्रह्मांडीय शून्य में गूंज रही थी। इसके तुरंत बाद इस क्षेत्र में 2 विशालकाय आकृतियां खड़ी हो गईं। एक क्षण में अनंत लालिमा ने संपूर्ण ब्रह्मांडीय शून्य को ढक लिया, तथा इस क्षेत्र को रक्त रंजित नरक में बदल दिया। यहां तक कि 6ठे दर्जे का पारलौकिक भी इस शोधन स्थल में तुरंत ही रक्त के कुंड में तब्दील हो जाएगा। रक्त शव पूर्वज भगवान, संक्षारित रक्त के महान सम्राट, बहुत समय हो गया, क्या आप इस तरह मेरा स्वागत करते हैं? सम्राट बाय इस क्षेत्र में चुपचाप खड़े थे, उनकी मुस्कान अपरिवर्तित थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। दोनों विशालकाय आकृतियां चुप रहीं, लेकिन अचानक रक्त रंग के स्पर्शक यातना ग्रह के भीतर से निकलकर सम्राट बाय की ओर भयंकर रूप से झपटे। इस प्रचंड शक्ति के कारण आसपास के उल्कापिंड और तारे तुरंत विघटित हो गए। हालांकि जब ये रक्त रंग के तंबू सम्राट बाय पर गिरे, तो ऐसा लगा जैसे वे रुक गए हों, हिलने में असमर्थ हों। सम्राट बाय से एक अदृश्य शक्ति निकली, जिसने आसपास के लाल रंग को दूर कर दिया। यदि रास्ता अवरुद्ध है, तो उसे तोड़ दो। एक गहरी आवाज गूंजी और एक रक्तवर्णी दैत्य, जिसका आकार 2 या 3 ग्रहों के बराबर था, सम्राट बाय पर झपटा। उसका मांस सड़ गया था, कमजोरी का एहसास दे रहा था, तथा आसपास का वातावरण बासी बदबू से भरा हुआ था। संक्षारित रक्त का महान सम्राट, रक्त शव अस्थि जाति के 2 आकाशगंगा जीवन रूपों में से एक। यदि रक्त शव पूर्वज भगवान रक्त शव अस्थि जाति के आस्था देवता और संस्थापक थे, तो संक्षारित रक्त के महान सम्राट जाति के सच्चे शासक थे। यद्यपि दोनों ही आकाशगंगा के जीवन रूप थे, फिर भी रक्त शव पूर्वज देवता अधिक दुर्जय थे। जैसे ही संक्षारित रक्त के महान सम्राट ने अपनी चाल चली, रक्त शव पूर्वज देवता भी चुप नहीं बैठे। एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने अरबों रक्त शव अस्थि आत्माओं को बुलाया। वे उन्मत्त होकर सम्राट बाय की ओर दौड़ पड़े। गड़गड़ाहट, 2 आकाशगंगा जीवन रूपों के एक साथ आक्रमण से आसपास का शून्य कांप उठा, यहां तक कि शून्य की दरारें भी खुल गईं। सम्राट बाय की आकृति उनके वध से घिर गई। धीरे धीरे ऊर्जा समाप्त हो गई और सम्राट बाय की आकृति ब्रह्मांडीय शून्य से गायब हो गई। सम्राट बाय के गायब हो जाने के बाद भी रक्त शव पूर्वज देवता और संक्षारित रक्त के महान सम्राट के चेहरे उदास बने रहे, तथा वे सतर्कतापूर्वक आसपास के वातावरण को देख रहे थे। अरे, हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी चालें नहीं समझ पाऊंगा? एक हल्की हंसी गूंजी और सम्राट बाय एक अन्य स्थान पर प्रकट हुए, अभी भी उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। उनके भाव और भी भारी हो गए जब संक्षारित रक्त के महान सम्राट ने कर्कश स्वर में कहा, नौक्लेश ब्रह्मांडीय प्रकाश जीवन चक्र शास्त्र। इस आदमी ने नौक्लेश ब्रह्मांडीय प्रकाश जीवन चक्र शास्त्र को पूर्णता तक परिष्कृत कर दिया है। उसे मारना आसान नहीं होगा। रक्त शव पूर्वज देवता की आंखों में जलन की झलक दिखाई दी। जैसा कि सम्राट बाय ने कहा, तीनों सदियों से एक दूसरे के विरोधी थे। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के अग्रिम पंक्ति में मानव संघ के अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र में उनका प्राथमिक प्रतिद्वंद्वी रक्त शव अस्थि जाति था। चाहे वह स्टार रिवर यूनिवर्सिटी हो या मानव संघ की अन्य 2 आकाशगंगा शक्तियां, उनमें से प्रत्येक को ब्रह्मांडीय विदेशी जातियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से सभी की देखरेख आकाशगंगा के जीवन रूप कर रहे थे। हालांकि डोरान संप्रदाय और असेंशन गुटों की तुलना में स्टार रिवर विश्वविद्यालय को अन्य मानव संघ बलों के समर्थन का अभाव था।
दाओरान संप्रदाय का सहयोगी दाओरान दाओवादी संप्रदाय से एक आकाशगंगा जीवन रूप था, स्वर्गीय क्लेश का स्वामी। असेंशन गुटो का सहयोगी एक अन्य ब्रह्मांडीय शक्ति शून्य आत्मा संप्रदाय से आया था, जिसका गैलेक्टिक जीवन रूप ब्रह्म का भगवान के रूप में जाना जाता था। जहां तक स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की बात है, उनके पास केवल सम्राट बाय था। इस वजह से इन तीनों के बीच पिछले कई वर्षों में अनगिनत बार लड़ाई हुई। वे सम्राट बाय की तकनीकों से बेहद परिचित थे। उन्होंने जिस नौक्लेश ब्रह्मांडीय प्रकाश जीवन चक्र शास्त्र की बात की थी, वह सम्राट बाय द्वारा बनाई गई एक ब्रह्मांडीय गुप्त तकनीक थी। इसे श्वेत सम्राट अमर शरीर के नाम से भी जाना जाता है। इस गुप्त तकनीक के साथ सम्राट बाय अकेले ही रक्त अवस्थी जाति के 2 आकाशगंगा जीवन रूपों के खिलाफ मुकाबला कर सकते थे। सम्राट बाय ने स्वयं को 99 ब्रह्मांडीय प्रकाश जीवन चक्रों में विभाजित कर लिया था, जिनमें से प्रत्येक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में था, और उन्होंने अनिवार्य रूप से अपने 99 अवतारों का निर्माण किया था। प्रत्येक अवतार में सम्राट बाय की पूर्ण युद्ध शक्ति थी। यहां तक कि मृत्यु में भी केवल जीवन चक्र अवतार ही नष्ट होगा, और वह अन्य जीवन चक्रों का उपयोग करके पुनर्जन्म ले सकता है। इसके अलावा, यदि जीवन चक्र नष्ट भी हो जाता तो सम्राट बाय उसे शीघ्रता से पुनः स्थापित कर सकते थे। पुनर्जन्म के बाद सम्राट बाय तुरंत अपनी चरम अवस्था में लौट